तेजस्वी यादव को हमेशा ये शिकायत रही है कि ईडी और सीबीआई ने दर्जनों बार उनके ठिकानों पर छापेमारी की है, लेकिन आज तक उन्हें कुछ मिला नहीं। कल तेजस्वी यादव की शिकायत को ईडी ने दूर कर दिया, जब ईडी की टीम ने कल की छापेमारी के बाद ये दावा किया कि लालू परिवार ने लैंड फॉर स्कीम के मामले में करीब 600 करोड़ का घोटाला किया है, जो डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट तरीके से कहीं ना कहीं निवेश किया गया है। इसके साथ ही 24 जगहों पर छापे मारने के बाद 1 करोड़ कैश, करीब 1900 अमेरिकी डॉलर और 2 किलो सोना जब्त किया गया है, जिसमें 540 ग्राम का सोने का सिक्का है, जबकि 1.5 किलो का आभूषण शामिल है। तेजस्वी यादव की पत्नी इस वक्त प्रेग्नेंट है और कल उनकी इस प्रेगनेंसी को भी मुद्दा बना दिया गया। आज हम आपको इसी लैंड फॉर जॉब स्कीम की पूरी कहानी बताएंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि एक तरफ जहां लालू प्रसाद यादव ने देश का रेल मंत्री बनकर भारतीय रेलवे को जबरदस्त घाटे से बचाकर बाहर लाया, तो वहीं दूसरी तरफ आरोपों के मुताबिक किस तरीके से उन्होंने अपने और अपने परिवार के 7 पुश्तों तक के लिए धन संपत्ति अर्जित कर ली। लेकिन उससे पहले अपना परिचय। नमस्ते, मेरा नाम अमन शर्मा है और आप सफर बिहार देख रहे हैं। यह पूरा मामला 14 साल पहले का है, जब लालू यादव नीतीश कुमार के तुरंत बाद कांग्रेस के मनमोहन सिंह सरकार में 2004 से 2009 तक रेल मंत्री बने थे। रेलवे जबरदस्त घाटे में चल रहा था और लोगों को लग रहा था कि लालू प्रसाद यादव रेलवे का किराया बढ़ाकर रेलवे को उबारने का प्रयास करेंगे, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने बिना 1 रुपया किराया बढ़ाए दूसरे चीजों पर ध्यान लगाना शुरू किया, जिससे कि रेलवे की रेवेन्यू को बढ़ाया जा सके। उन्होंने ट्रेन में प्लास्टिक कप में चाय बेचने पर रोक लगाते हुए मिट्टी वाले कुल्हड़ में चाय बेचना अनिवार्य कर दिया, जिससे कि ग्रामीण परिवेश में जो कुल्हड़ बनाते हैं उनको रोजगार मिल सके। इसके साथ ही उन्होंने रेलवे के कमियों को समझने के लिए रेल मंत्री रहते हुए खुद ट्रेन की सवारी भी की। कुल मिलाकर 50 से अधिक नए ट्रेन चलाए गए, जिसमें गरीब रथ भी शामिल था। गरीब रथ में पूर्णतः एसी कोच था, लेकिन इसे गरीब रथ का नाम इसलिए दिया गया ताकि कम आमदनी वाले गरीब परिवार भी दूसरे एसी ट्रेन के मुकाबले कम किराया में एसी में सफर कर सके। और एक रिपोर्ट के मुताबिक घाटे में चल रही रेलवे को उनके कार्यकाल में करीब 90,000 करोड़ का मुनाफा हुआ था। यह इतना ऐतिहासिक था कि देश के आईआईटी से लेकर विदेश तक की बिजनेस पढ़ाने वाली संस्थाओं ने लालू के इस मैनेजमेंट को अपने कोर्स में शामिल कर लिया। इसके बाद लालू को देश से लेकर विदेश तक लेक्चर देने के लिए बुलाया जाने लगा और लालू ने हर मंच से अपने हिंदी भाषा में देश विदेश के बच्चों को संबोधित किया, जिसमें हार्वर्ड के बच्चे भी शामिल थे। लेकिन इसी 5 साल के कार्यकाल में 7 डील के माध्यम से 1.05 लाख वर्ग फीट जमीन का ऐसा डील किया गया, जिसमें करोड़ों की जमीन या तो औने पौने दाम में लालू परिवार को दे दी गई या फिर गिफ्ट के तौर पर करोड़ों का जमीन उपहार स्वरूप दे दिया गया। और जिन लोगों ने लालू परिवार के लिए बड़ा दिन दिखाया, उन्हें रेलवे में परमानेंट सरकारी नौकरी दे दी गई, वो भी बिना विज्ञापन निकाले। लालू के निजी हैसियत और पहुंच के दम पर कोई सरकारी संस्था जब बहाली करती है तो बाकायदा उसका विज्ञापन जारी किया जाता है, परीक्षा लिया जाता है और फिर इंटरव्यू होता है, और तब जो उत्तीर्ण होकर इस पूरी प्रक्रिया से गुजरते हैं उन्हें नौकरी दी जाती है। लेकिन इस मामले में ऐसा कुछ नहीं हुआ। नौकरियां उन्हें ही मिली जिन्होंने लालू परिवार के प्रति अपना बड़ा दिन दिखाया। इस घोटाले में पूरे परिवार का नाम इसलिए आया क्योंकि जितना भी संपत्ति इस डील से अर्जित किया गया था, उसके मालिक लालू परिवार के ही सदस्य हैं। अब चाहे वो राबड़ी देवी हो, उनके बेटे हो या फिर उनकी बेटियां। पहले लोगों को विकल्प के तौर पर ग्रुप डी में नौकरी दी गई, लेकिन जैसे जैसे डील होता गया वैसे वैसे इन लोगों को परमानेंट कर दिया गया। जिन लोगों के साथ ये डील हुई उनका नाम भी सार्वजनिक कर दिया गया है। और इसमें सबसे बड़ा डील 2007 में हुआ था, जब पटना की रहने वाली किरण देवी ने अपने 80,905 वर्ग फीट की जमीन लालू यादव की बेटी मीसा भारती के नाम पर कर दी थी। और यह सौदा महज 4.25 लाख रुपया में हुआ था। और इस सौदे की बदौलत बाद में किरण देवी के बेटे अभिषेक कुमार को मुंबई में रेलवे की नौकरी दी गई। इसी साल फरवरी में 9527 वर्ग फीट की जमीन हजारी राय नाम के एक व्यक्ति ने AK इन्फो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड नाम के कंपनी को 10.83 लाख में बेच दिया, जिसके बदले उन्हें उनके 2 भतीजों को रेलवे में नौकरी दी गई। और बाद में 2014 में ये कंपनी राबड़ी देवी और उनकी बेटी मीसा भारती को सौंप दी गई और इसकी सारी संपत्तियों की मालकिन
राबड़ी देवी और मीसा भारती बन गई। ऐसे ही 4 और डील 3375 वर्ग फीट और एक डील 1360 वर्ग फीट की जमीन के लिए हुई, जिसके बदले में नौकरी दी गई थी और ये जमीन धीरे धीरे लालू परिवार के पास चली गई। सीबीआई ने इसी मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती, हेमा यादव और कुछ उम्मीदवारों को आरोपी बनाते हुए पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। लेकिन जांच जैसे ही आगे बढ़े तो कई और लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया। पिछले साल भी मई और अगस्त में लालू, राबड़ी और उनकी बेटी मीसा और हेमा यादव समेत 17 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी, जिसके बाद 16 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया था। इसके बाद पिछले साल जब बिहार में सरकार पलटी तो अगस्त में फिर से आरजेडी नेताओं के यहाँ आईआरसीटीसी घोटाले को लेकर सीबीआई की छापेमारी की गई, जिसमें करीब 42 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी, जिसमें आरजेडी के 2 राज्यसभा सांसद, पूर्व एमएलए और एमएलसी और पार्टी के फाइनेंसर माने जाने वाले अबू दुजाना, आरजेडी के कोषाध्यक्ष सुनील सिंह, बालू माफिया के नाम से प्रसिद्ध सुभाष यादव और लालू के बेहद करीबी भोला यादव भी शामिल है। इस छापेमारी के बाद भोला यादव की गिरफ्तारी भी हुई थी और उनसे पूछताछ के बाद ही सीबीआई ने जोर शोर से अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। पिछले साल अगस्त के बाद छापेमारी का यह सिलसिला इस साल 6 मार्च को सोमवार से फिर शुरू हुआ, जब सीबीआई के 12 अफसरों की टीम सोमवार सुबह राबड़ी आवास पर पहुंची और करीब 4 घंटे तक राबड़ी देवी से पूछताछ करने के बाद सीबीआई की टीम बाहर निकली। अंदर सीबीआई की पूछताछ चल रही थी और बाहर आरजेडी के सैकड़ों कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए और सीबीआई का विरोध करने लगे, जिसके बाद राबड़ी आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई। पहले यह पूछताछ सीबीआई के दफ्तर में होने वाली थी, लेकिन राबड़ी देवी को राहत देते हुए सीबीआई की टीम ने उनके घर पर पूछताछ करने के लिए तैयार हो गई और पूछताछ की। पूछताछ के बाद जब राबड़ी देवी विधान परिषद की कार्यवाही में शामिल होने के लिए बाहर निकली और जब मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं हुआ है, ये सब तो चलते रहता है। वहीं जब बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से इस मामले में पूछताछ की गई तो उन्होंने कहा कि जिस दिन से सरकार बनी है उसी दिन से यह सब हो रहा है और हर महीने हो रहा है, इसलिए मैं तो कहता हूं कि सीबीआई राबड़ी आवास के अंदर ही अपना दफ्तर खोल ले और यहीं से जांच करे। सीबीआई के इस पूछताछ को लेकर पक्ष से लेकर विपक्ष तक ने एक दूसरे पर खूब आरोप प्रत्यारोप लगाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि विपक्ष के लोगों पर छापा मारना एक ट्रेंड बन गया है और राज्य में जहां जहां पर विपक्ष सत्ता में है वहां पर काम करने के लिए नहीं दिया जा रहा है और लगातार सीबीआई से उनको डराया जा रहा है। तो वहीं बिहार में डिप्टी सीएम रह चुकी रेणु देवी ने कहा कि सीबीआई सरकारी संस्था है और वो अपना काम बिना किसी के इशारे पर कर रही है और अगर कुछ गलत होगा तो जरूर सामने आएगा और अगर कुछ गलत नहीं होगा तो कुछ भी बाहर नहीं निकलेगा। सिंगापुर में रहने वाले लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने ट्वीट के माध्यम से लिखा, वेलकम बैक, कल फिर आना। इसी मामले को लेकर अगले दिन मंगलवार 7 मार्च को सीबीआई ने दिल्ली में लालू यादव से पूछताछ की और इसी पूछताछ के आधार पर सीबीआई ने कोर्ट में चार्जशीट फाइल की, जिसके बाद कोर्ट ने समन जारी करते हुए 15 मार्च को राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव और मीसा भारती को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। उसके बाद फिर शुक्रवार 10 मार्च को सीबीआई ने लालू यादव के करीबी और पूर्व विधायक अबू दुजाना के ठिकानों पर छापेमारी की और इसी दिन दिल्ली में ईडी की टीम ने दिल्ली एनसीआर में 15 ठिकानों पर सर्च अभियान चलाया, जिसमें तेजस्वी का दिल्ली वाला घर भी शामिल है, उनकी 3 बहन हेमा, रागनी और चंदा और लालू के समधी जितेंद्र यादव के गाजियाबाद स्थित आवास पर भी छापेमारी लगातार 16 घंटे तक चली और सुबह 8 बजे जो टीम गई थी वो रात 12 बजे वहां से बाहर निकली। 10 मार्च को ईडी ने अबू दुजाना के घर के सेप्टिक टैंक तक की खुदाई करवा दी, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने ट्विटर पर लिखा कि इस खुदाई से ईडी को गैस मिला है, जिसे मोदी साहब के जमाई मोदी साहब को चाय पिलाने के लिए ट्रक भरकर ले गई है। शुक्रवार 10 मार्च को जब ये रेड शुरू हुआ तब से हर आधे घंटे पर रोहिणी आचार्य ने मोदी सरकार को चुनौती देते हुए एक से एक ट्वीट किया है, जिसमें यह भी लिखा गया है कि अगर इस परेशानी में लालू जी को कुछ होता है तो वे दिल्ली तक की सरकार हिला देंगी। इसके साथ उन्होंने लिखा है कि अगर एजेंसियों की दुश्मनी पापा और भाई से है तो वो उनसे लड़े, लेकिन बहनों और उनके बच्चों को जो कि 4 से 8 साल के हैं और सभी को बिना खाए पिए बंद कर दिया गया है। उनकी भाभी भी प्रेग्नेंट है और कुछ कॉम्प्लिकेशन की वजह से वो दिल्ली में है, जहां उनकी प्रेग्नेंट भाभी को भी सीबीआई परेशान कर रही है। रोहिणी ने तो यह भी पूछ दिया कि अगर उनके प्रेग्नेंट भाभी और होने वाले बच्चे को कुछ हुआ तो इसका जिम्मेदार मोदी सरकार होगी या फिर उनके 3 जमाई यानी कि ईडी, सीबीआई या फिर
IT। ईडी ने कुल 7 पॉइंट में जानकारी देते हुए कहा है कि पटना और इसके आसपास अवैध रूप से लालू परिवार ने जमीनों का अधिग्रहण किया है और यह जमीन लालू परिवार ने रेलवे में नौकरी देने के नाम पर लिया है, जिसका रेट इस समय 200 करोड़ के आसपास है। ईडी ने एक पॉइंट में यह भी बताया है कि दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में D1088 नाम से 4 मंजिला बंगला है जो AB एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर है, जिसका कंट्रोल तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के परिवार के पास है, जिसे 4 लाख में लिखवा लिया गया था, लेकिन अभी इसका बाजार मूल्य 150 करोड़ के आसपास है। केंद्रीय एजेंसी ईडी ने 600 करोड़ के जिस घोटाले की बात कही है उसमें पता चला है कि 350 करोड़ रुपए के प्लॉट और 250 करोड़ रुपए के लेन देन किए गए हैं और जो नौकरियां दी गई है उसमें से 50% से अधिक कैंडिडेट लालू परिवार के चुनावी क्षेत्रों से आते हैं। इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि उम्मीदवारों से महज 7.5 लाख में आरजेडी के पूर्व विधायक अबू दोजाना ने 4 प्लॉट खरीदा और इस डील में करीब 3.5 करोड़ का लाभ अबू दोजाना और राबड़ी देवी को हुआ है। ईडी के इस रेड के बाद शनिवार को तेजस्वी यादव को भी पूछताछ के लिए समन भेजा गया, लेकिन न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक तेजस्वी यादव ने अपने पत्नी की खराब तबीयत का हवाला देते हुए सीबीआई के सामने पेश नहीं हुए और खबर यह भी है कि शुक्रवार को तेजस्वी की पत्नी को अस्पताल में भर्ती किया गया है। 10 मार्च से लगातार हर घंटे पर रोहिणी दिल्ली सरकार पर आरोप लगा रही हैं। उनके साथ ही आरजेडी के तमाम नेता इस बात को लेकर खूब आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। आरजेडी से राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा है कि ये जो सूत्र कह रहे हैं कि 600 करोड़ की संपत्ति का पता चला है, वो सूत्र है कौन? सीबीआई और ईडी वाले बीजेपी के दफ्तर में बैठे हैं या फिर बीजेपी वाले ईडी और सीबीआई के दफ्तर में बैठे हैं? कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भी ट्वीट सामने आया है, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा है कि पिछले 14 घंटों से मोदी जी ने बिहार के उप मुख्यमंत्री के घर पर सीबीआई बैठा रखा है और उनकी गर्भवती पत्नी और उनके बहनों को सताया जा रहा है। इसके साथ ही लालू प्रसाद यादव बुजुर्ग हैं, बीमार भी हैं, लेकिन फिर भी मोदी सरकार उनके प्रति मानवता नहीं दिखा रही है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी पूछा है कि जब देश से भगोरे करोड़ों रुपए लेकर भाग रहे थे तब मोदी सरकार की एजेंसियां क्या कर रही थी और जब परम मित्र की संपत्ति आसमान छूती है तब कोई जांच क्यों नहीं होता? इस तानाशाही का जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। इन सब के विपरीत एक वक्त तक लालू प्रसाद यादव के सचिव रहने वाले सुशील कुमार मोदी ने लालू परिवार के खिलाफ ट्वीट की एक झड़ी लगा दी है। उन्होंने कहा है कि जमीन दो और नौकरी लो की नीति से अब तक अवैध संपत्ति बनाने के मामले में जांच का सामना कर रहे लालू परिवार सहानुभूति पाने के लिए गर्भवती बहू और बच्चों को टॉर्चर किए जाने का झूठा प्रचार कर रहा है, क्योंकि जब तेजस्वी यादव की पत्नी और लालू प्रसाद यादव के नाती और नातिन पर किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं है, उनसे कोई पूछताछ भी नहीं हुई है, तो उन्हें टॉर्चर कहाँ किया गया? इस बीच एक पुराना वीडियो वायरल किया गया है जिसमें जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि तेजस्वी यादव को अपने चुनावी घोषणा पत्र में ये बताना चाहिए कि कितने लोगों की जमीन उन्होंने लिखवाई है और कितने लोगों की संपत्ति उन्होंने टिकट बेचकर अर्जित की है। सुशील मोदी ने तेजस्वी यादव के गर्भवती पत्नी को टॉर्चर करने के मामले में यह भी कहा है कि नीतीश कुमार को यह तय कर देना चाहिए कि बिहार के जिस घर में गर्भवती महिला या फिर बच्चे होंगे वहां पर पुलिस नहीं जाएगी। उन्होंने तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लालू प्रसाद यादव को बचाने का आरोप भी लगा दिया है। वहीं जब इस मामले में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम जैसे ही तेजस्वी के साथ आए हैं तो ये लोग लगातार इस कोशिश में हैं कि किसी प्रकार से हम लोगों को अलग कर दिया जाए जिससे बिहार में सरकार को गिराया जा सके। तो ये पूरा मामला है जिसको लेकर बिहार में सियासी बवाल मचा हुआ है। फिलहाल 15 मार्च को लालू परिवार को कोर्ट में पेश होना है और इसके बाद ही इसको लेकर आगे क्या होगा उसका पता चलेगा। तो अभी तक इस मामले में क्या कुछ हुआ है उसे ही इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताने का प्रयास किया है। अगला जो कुछ भी अपडेट आएगा उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा, पेज को फॉलो भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।